नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रवि रोजगार वेदत्री पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही स्वस्थ और शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपके बीच में आ चुका हूं जीएस के प्रैक्टिस सेट को लेकर। जी हाँ, आज से मैं रोजगार वेदत्री पर आपके जीएस के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर रहा हूँगा और यकीन मानिए कि जो भी क्वेश्चन इस इन प्रैक्टिस सेटों में कराए जाएंगे वे सब पीवाईक्यू आधारित होंगे और एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही होंगे वो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जैसे एसएससी जीडी जो 2022 गई है, एसएससी जीडी जो 2022 की वैकेंसीज गई हैं उनमें किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहा है। जैसे बात करें हम हिस्ट्री की, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करें और साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और करंट अफेयर, इनमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री से नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन शिफ्टों में पूछे गए हैं, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी बहुत ही कम पूछी गई है यानी कि 2 या फिर 3, साइंस से भी 2 या 3, इकोनॉमिक्स 1 या 2, स्टैटिक से पूछे गए हैं 6 या 7। तो हमारा जो विशेष फोकस रहेगा वो स्टैटिक जीके को लेकर ही रहेगा। करंट अफेयर से 2 या 3। तो इस प्रकार से इस को बेस मानते हुए हम अगले प्रैक्टिस सेटों को तैयार करते हुए आपकी तैयारी को बेहतर कराने में योगदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। आपका जो प्रश्न नंबर 1 होगा वो होगा, कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो अगर बात करें हम लोक नृत्यों की, भारत में लगभग 2800 प्लस लोक नृत्य किए जाते हैं। तो हम 2800 प्लस को तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम उनको ज़रूर पढ़ सकते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है या आए हुए हैं। और बात करें कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सही उत्तर होगा राजस्थान। कालबेलिया को लेकर बात करें तो 2010 में कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था। सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में डाला था, घोषित किया। 2010 में कालबेलिया को घोषित किया। ये तो हुई कालबेलिया की बात। अगर राजस्थान के हम और भी लोक नृत्य देखें तो जैसे कि गीर है, गीर, पनिहारी है, पनिहारी, गेर, पनिहारी, तेरहताली, गीर, पनिहारी, तेरहताली। अगर हिमाचल प्रदेश के नृत्य देखें तो डांगी, नाटी है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो कुंभी होगा, कुंभी और कावड़ी, कुंभी और कावड़ी। गुजरात के अगर देखें तो लास्या, डांडिया। और अगर भारत में शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कितने नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनका डिस्क्रिप्शन हम अगले प्रैक्टिस सेटों में जानेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या मिला? कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं? डांगी और नाटी। तमिलनाडु के कुंभी और कावड़ी। गुजरात के लास्या और डांडिया। 2800 प्लस लोक नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निखिल बैनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बैनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही उत्तर होगा सितार। निखिल बैनर्जी का संबंध है सितार से। अगर हम सितार के और भी देखें तो सबसे बड़ा नाम आता है सितार में पंडित रविशंकर का। पंडित
रविशंकर। पंडित रविशंकर का सबसे बड़ा नाम आता है सितार में। और आगे देखें तो बंदे हसन और शाहिद परवेज। अगर बात करें तबला की तो तबला में सबसे बड़ा नाम आता है जाकिर हुसैन। और फजल खां। अगर बांसुरी की बात करें तो इसमें नाम आता है हरिप्रसाद चौरसिया। और राजेंद्र कुलकर्णी। सितार से पंडित रविशंकर, बंदे हसन, शाहिद परवेज, तबला से जाकिर हुसैन, फजल खां, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी। शहनाई की बात करें अगर हम तो शहनाई में एक सबसे प्रसिद्ध और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आता है कौन? बिस्मिल्लाह खां शहनाई से आता है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई का वादन किसने किया? लाल किले पर शहनाई का वादन किसने किया? तो उत्तर होता है बिस्मिल्लाह खां को 4 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। 4 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। वह कौन कौन से होते हैं? अगर बात करें हम चारों शीर्ष सम्मान की तो भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री। चारों शीर्ष सम्मान बिस्मिल्लाह खां को मिल चुके हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इन्हें कब मिला था? पद्मश्री इन्हें मिला था 1961 में। 1968 में मिला है इन्हें पद्म भूषण। 1980 में मिला है पद्म विभूषण। भारत रत्न की बात करें तो 2001 की बात करेंगे। भारत रत्न कब मिला है? 2001 में। चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। शहनाई, बिस्मिल्लाह खां बात करें और अगर एक आध और नाम देखें तो दयाशंकर जगन्नाथ की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। सितार के और भी देखे पंडित रविशंकर, बंदे हसन, शाहिद परवेज। तबला से देखे जाकिर हुसैन, फजल खां। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी। शहनाई की बात की तो हमने बिस्मिल्लाह खां को देखा। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने लाल किले पर वादन किया था। इन्हें चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। भारत रत्न 2001, पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968 और पद्मश्री 1961। शहनाई से और भी नाम दयाशंकर जगन्नाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, कौन सा सिक्किम राज्य का प्रमुख त्योहार है? सिक्किम राज्य का प्रमुख त्योहार है। कौन सा सिक्किम राज्य का प्रमुख त्योहार है? और उससे पहले बात करें हम ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम होता है केरल में। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। 10 दिनों के लिए मनाया जाता है ओणम। चपचारकूट कहाँ का है? चपचारकूट कहाँ का है? मिजोरम। चपचारकूट की बात करें तो मिजोरम। हॉर्नबिल नागालैंड। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का। अगर बात करें सिक्किम का सबसे बड़ा त्यौहार है कौन सा? सागा दावा। सिक्किम का सबसे बड़ा त्यौहार है। सिक्किम का सबसे बड़ा त्यौहार सागा दावा। सिक्किम का सबसे बड़ा त्यौहार सागा दावा। सिक्किम का है सागा दावा, हॉर्नबिल नागालैंड, चपचारकूट मिजोरम, ओणम है केरल का। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। उम्मीद है जानकारी आपको सही लगी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन होगा द नेमसेक। द नेमसेक निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? द नेमसेक किसकी पुस्तक है? सही उत्तर होगा झुम्पा लाहिड़ी। द नेमसेक किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी की। अगर बात करें हम आगे किरण देसाई की, किरण देसाई की अगर हम पुस्तक देखें तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरुंधति रॉय की बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चेतन भगत की बात करें तो चेतन भगत की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अगर चेतन भगत की और देखें तो इनकी पुस्तक है 400 डेज। द नेमसेक किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी की। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चेतन भगत 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 400 डेज। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? भद्रा टाइगर रिजर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगर कर्नाटक का और एक आध टाइगर रिजर्व देखें तो एक है नागरहोल। राजस्थान के देखें तो राजस्थान में बहुत हैं, जैसे कि घाना, सरिस्का, रणथंभौर। अगर हम मध्य प्रदेश के देखें तो है पन्ना, संजय, कान्हा। केरल के देखें तो केरल में है पेरियार। बात आई है टाइगर रिजर्व की। अगर टाइगर रिजर्व को देखें, तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में है 53, 53 टाइगर रिजर्व। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था, टाइगरों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट टाइगर ये आया था 1973 में। अगर हम बात करते हैं टाइगर डे कब मनाया जाता है? टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। राजस्थान में घाना, सरिस्का, रणथंभौर। मध्य प्रदेश पन्ना, सतपुड़ा, संजय, कान्हा। केरल में पेरियार। कर्नाटक में और है नागरहोल। बात की टाइगर रिजर्व की तो भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध झावेरी बहनें। प्रसिद्ध झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? प्रसिद्ध झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उड़ीसा, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक। अगर हम बात करें ओडिसी की तो ओडिसी में सबसे बड़ा नाम आता है केलुचरण महापात्रा का। केलुचरण महापात्रा का नाम सबसे बड़ा आता है ओडिसी में। महापात्रा। भरतनाट्यम की बात करें तो टी बाला सरस्वती।
टीबाला सरस्वती। मणिपुर की बात करें तो झावेरी बहनों का संबंध किससे है? मणिपुरी से। झावेरी बहनें कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। चारों बहनों के नाम हैं कौन कौन से? दर्शना, दर्शना, नयना, नयना, सुवर्णा, सुवर्णा और रंजना। कौन सा? रंजना। हमने चारों बहनों के नाम देखे। अगर मणिपुरी से हम और भी देखें तो कौन है? गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह। मणिपुरी से किसका संबंध है? गुरु विपिन सिंह। अगर गुरु और मणिपुरी से देखें तो गुरु अमली सिंह, गुरु अमली सिंह, अमली सिंह, गुरु अमली सिंह। मणिपुरी में कितनी बहनें हैं? 4 बहनें। कौन है? झावेरी बहनें, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। मणिपुरी से और कौन है? गुरु विपिन सिंह, गुरु अमली सिंह। कत्थक की अगर हम बात करें तो कत्थक की बात करेंगे तो अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, महाराज। सितारा देवी, और ये जो अच्छन है, ये जो महाराज है, ये एक रूट वर्ड है। जहाँ पर भी आपको महाराज देखे समझ लेना वो सब कत्थक से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने लगाए जानकारी पता पड़ी। झावेरी बहनें में कितनी बहनें? 4। दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। और कौन है? गुरु विपिन सिंह मणिपुरी से हैं, गुरु अमली सिंह मणिपुरी से हैं, ओडिसी से केलूचरण महापात्रा, भरतनाट्यम टीबाला सरस्वती, कत्थक से अच्छन महाराज, महाराज रूट वर्ड देखा, सितारा देवी, सितारा देवी। सितारा देवी का संबंध है कत्थक से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार की खोज, महान स्नानागार की खोज किस सभ्यता में हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ग्रीक, लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। अगर बात करें किस सभ्यता में हुई थी तो हड़प्पा। अगर स्थान की बात करें तो कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार की बात करें तो इसकी लंबाई है 11.88 मीटर, गुणा इसकी चौड़ाई है 7.01 मीटर और इसकी गहराई है 2.43 मीटर। हड़प्पा की बात करते हैं, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, फिलहाल ये पाकिस्तान में है। और इसकी खोज जो हुई है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। मोहनजोदड़ो को देखते हैं तो ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। इसकी खोज मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी, RC बनर्जी ने की थी, RC बनर्जी ने की थी। लोथल को देखते हैं तो लोथल की जो खोज की है, लोथल की खोज 1954 में RS बिष्ट ने की है, RS बिष्ट ने की है। मोहनजोदड़ो से हमें और क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, नर्तकी की मूर्ति। अच्छा, क्वेश्चन आता है नर्तकी की मूर्ति किस विधि से बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होता है लुप्त मोम विधि से, लुप्त मोम विधि से नर्तकी की मूर्ति बनाई गई थी। लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से मिला है हमें गोदीबाड़ा। लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा को ही क्या बोलते हैं? बंदरगाह, बंदरगाह। महान स्नानागार की खोज हुई है हड़प्पा से, हड़प्पा सभ्यता में। स्थान की बात करें तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो से हमें मिला है नर्तकी की मूर्ति, लुप्त मोम विधि में बनाई गई थी। लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला है,
और लोथल की खोज 1954 में RS बिष्ट ने की थी। मोहनजोदड़ो से हमें और क्या मिला है? मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो यहाँ से मिली है हमें विशाल इमारत। अगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कौन सी है? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार। अन्नागार, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में स्पेयर व हस्ट नू स्पेयर, ये टाइपिंग एरर है। नू स्पेयर व हष्ट विहिष्ट जैसी रचना किसने लिखी थी? सल्तनत काल में नू स्पेयर व हष्ट विहिष्ट जैसी रचनाएं किसने लिखी थी? सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। सही उत्तर होगा अमीर खुसरो ने। अच्छा, अमीर खुसरो को भारत का तोताए हिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। अमीर खुसरो को ही तबला का जनक माना जाता है। तबला का जनक। तबला एक आघाती वाद्य यंत्र। तबला का जनक। तबला का जनक। अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली में रचना का जनक माना जाता है। खड़ी बोली में जो रचनाएं सबसे पहले प्रारंभ की थी वह अमीर खुसरो। रचना का खड़ी बोली में रचना का जनक। खड़ी बोली में रचना का जनक। अमीर खुसरो ने किसके समय पर नू स्पेयर व हष्टविष्ट की रचना की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत में 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। हमने बात की अमीर खुसरो की रचनाएं हैं नू स्पेयर व हष्टविष्ट। किसके समय पर? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। कब से कब तक था अलाउद्दीन खिलजी? 1296 से 1316 तक। अमीर खुसरो को भारत का तोताए हिंद बोला जाता है। तबला का जनक, खड़ी बोली में रचना का जनक, और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। उम्मीद है जानकारी आपको सही लगी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब बनाया गया? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब बनाया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? 1858। क्या हुआ था कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी 1858 के समय पर ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र में क्या था कि 1858 तक जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत के वायसराय का नाम दिया गया। तो इस प्रकार भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय 1858 से बना। और पहला जो वायसराय बना फर्स्ट वायसराय जो बना वो बना कैनिंग। फर्स्ट वायसराय कौन बना? कैनिंग।
तो 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया द्वारा घोषणा होती है। उससे भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया जाता है, और जो पहला वायसराय बनकर आता है वो कौन होता है? कैनिंग होता है। अगला प्रश्न होगा, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946, अगस्त 1946, अगस्त 1947, जनवरी 1945। सही उत्तर होगा जुलाई 1946। 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन होता है। जुलाई 1946 में चुनावों के बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। उसमें क्या होता है? 6 दिसंबर 1946 में इसके गठन के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है, फर्स्ट बैठक। इसमें क्या होता है कि कोई अध्यक्ष ना बन पाने के कारण सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति हैं, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, उसमें अध्यक्ष बनकर आते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये कैसे अध्यक्ष होते हैं? ये होते हैं अस्थायी अध्यक्ष। ये कैसे अध्यक्ष होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनकर आते हैं इस बैठक में, वह आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं स्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन होते हैं? फर्स्ट उपाध्यक्ष। संविधान सभा के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। भारत में संविधान सभा के चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक होती है, इसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं। और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष होते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यानी कि H.C. मुखर्जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? निम्न में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? सही उत्तर होगा संप्रभुता है, इसका तो अखंडता का है, गणतंत्र का है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? सुरक्षा। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा ने कब अपनाई थी? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन लाया था? JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1976 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। संविधान में कितने शब्द? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या? समाजवाद,
समाजवाद। दूसरा था पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष। तीसरा था अखंडता, तीसरा क्या था? अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HBR आयंगर, हुसैन खान, HC मुखर्जी। सही उत्तर होगा HBR आयंगर, HBR आयंगर। HC मुखर्जी कौन थे? ये तो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे, फर्स्ट उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष संविधान सभा के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे कौन? HC मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे BN बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के सचिव HBR आयंगर, पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार BN राव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, पेरियार, वैगई, पेरियार, वैगई, कृष्णा। कावेरी, पेरियार, वैगई, कृष्णा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा। बात करें कावेरी की, कावेरी पर है मेट्टूर बांध। कौन सा? मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध। कावेरी नदी पर कौन सा है? मेट्टूर बांध। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध, कहाँ? तमिलनाडु में। पेरियार पर मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। ये कहाँ है? ये केरला में है, केरला में। ये कहाँ है? केरला में। वैगई पर है वैगई बांध, वैगई पर वैगई बांध, वैगई बांध। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और कृष्णा पर नागार्जुन सागर बांध, ये कहाँ है? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। बात बांधों की आई है तो भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। दूसरा है भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगला पॉइंट देखें तो भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करें तो होगा भाखड़ा बांध। कौन सा? भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। किस नदी पर है? सतलज नदी पर, सतलज नदी, सतलज नदी। कहाँ? पंजाब में, पंजाब। कहाँ है? पंजाब में। अगर बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध तो है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। किस नदी पर? भागीरथी,
भागीरथी, भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध भागीरथी नदी पर कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और महानदी कहाँ बहती है? महानदी कहाँ प्रवाहित होती है? महानदी होती है उड़ीसा में प्रवाहित, उड़ीसा में। महानदी कहाँ प्रवाहित होती है? उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध भी कहाँ होगा? उड़ीसा में। बांधों की बात की, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध सतलज नदी पर पंजाब में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। और वैगई बांध की तमिलनाडु में है, वैगई नदी पर। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में कावेरी पर। और कृष्णा पर नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? सही उत्तर होगा भारत के किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश गुजरती है, आंध्र प्रदेश गुजरती है, उड़ीसा गुजरती है, लेकिन झारखंड से नहीं गुजरती है। मानक समय रेखा को देखें तो भारत में जो मानक समय रेखा ली गई है, भारत का जो समय निर्धारित होता है वह होता है कहाँ से? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता कहाँ से है? देशांतर कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर के समीप, मिर्जापुर के समीप है नैनी, यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। कहाँ है यह इलाहाबाद के पास में, इलाहाबाद के पास में स्थित है। मिर्जापुर नैनी इलाहाबाद के पास में स्थित है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पांच राज्यों से होकर गुजरती है। 1, 2, 3 और चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा छत्तीसगढ़, और पांचवा मध्य प्रदेश। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। प्रश्न आता है कि जो कर्क रेखा है और जो मानक समय रेखा है यह एक दूसरे को किस स्थान पर, किस राज्य में काटती हैं? तो सही उत्तर क्या होगा कि कर्क रेखा व मानक समय रेखा काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ काटती हैं? ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिली कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह मिर्जापुर के समीप नैनी स्थान पर है, जो इलाहाबाद के पास में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम
क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट या कोई नहीं? धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट या कोई नहीं? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा बजट। धन विधेयक की बात करें तो आर्टिकल क्या होता है? धन विधेयक का आर्टिकल क्या है? धन विधेयक का आर्टिकल है 110। वित्त विधेयक का क्या आर्टिकल है? वित्त विधेयक का आर्टिकल है 117। और बजट की बात करें तो बजट का आर्टिकल क्या है? बजट का आर्टिकल 112। बजट किस आर्टिकल में आता है? 112 में। अगर बजट के इतिहास की बात करें, बजट भारत में शुरू कब हुआ था? भारत में शुरू कब हुआ था? बजट की शुरुआत जो हुई है भारत में वह 1860 में। पीछे ही बता के आया हूँ कि 1860 में वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो था कैनिंग। कैनिंग कैनिंग के समय में एक व्यक्ति हुआ, कौन? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन कौन हुआ? वुडरो विल्सन। इसने बजट की शुरुआत की। भारत में पहला बजट 1860 में कैनिंग, वुडरो विल्सन। अच्छा, भारत में अगर स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करें, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। एक चीज़ है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ जो राजनेता थे उन्होंने भारत को गणतंत्र नहीं माना था। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो तब से भारत को गणतंत्र माना गया। तो क्वेश्चन आता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? पहला बजट किसने पेश किया? और अगर बजट की बात करें हम तो बजट पेश करने वाली पहली महिला, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? बजट पेश करने वाली पहली महिला की बात करें तो वो कौन थी? अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1947 को षणमुख सेठी द्वारा 1947 को षणमुख सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया, षणमुख सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर गणतंत्र भारत के पहले बजट की बात करें तो बात करेंगे 28 फरवरी 1950, 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। अगर बात करते हैं हम बजट पेश करने वाली पहली महिला तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। बजट की बात की हमने तो बजट का आर्टिकल 112 है। बजट की शुरुआत भारत में 1860 कैनिंग वायसराय था उस समय पर, वुडरो विल्सन ने की थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 षणमुख सेठी द्वारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 जॉन मथाई द्वारा। बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। वित्त विधेयक का आर्टिकल 117, धन विधेयक का आर्टिकल 110। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है?
ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस? अवतल लेंस की अगर हम बात करते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया बोलते हैं अंग्रेजी में। क्योंकि एग्जामिनर आजकल हिंदी दिए बिना अंग्रेजी में पूछता है कि मायोपिया को ठीक करने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं उत्तल लेंस की तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। बायोफोकल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों दोष हो जाते हैं तो किया जाता है बायोफोकल लेंस का प्रयोग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। बचा कौन? बेलनाकार। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए। ये कैसी बीमारी होती है? इस बीमारी में ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें सीधी दिखने की बजाय तिरछी दिखाई देती है। इसमें चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं? तिरछी। तो बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? ऑप्शन है निर्वात, मृदा, पानी, आग। निर्वात, मृदा, पानी, आग। सही उत्तर होगा निर्वात। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की अगर हम वायु में चाल देखें, वायु में चाल ध्वनि की देखें, वायु में ध्वनि की चाल देखें तो वो होती है कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करते हैं कि हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव, अगर कोई हमें आवाज़ देता है तो उसका हमारे कान पर कितनी देर तक प्रभाव रहता है? तो ध्वनि का कान पर प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर प्रभाव तो होगा 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड ध्वनि का कान पर प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। बात करते हैं हम कि ठोस में ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होती है? बात करते हैं द्रव में ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होती है? बात करते हैं गैस में ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक रहती है? तो बात करते हैं आगे कि ठोस, अगर हम देखें ठोस को तो ठोस में होती है ध्वनि की चाल सर्वाधिक एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड, 6420 मीटर प्रति सेकंड। और निकेल में दूसरे नंबर पर किस में होती है? निकेल में। निकेल में कितनी होती है? निकेल में होती है लगभग 6015 मीटर प्रति सेकंड, 6015 मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करते हैं द्रव की, द्रव में किस में होती है? द्रव में होती है समुद्री जल, समुद्री जल में सर्वाधिक समुद्री जल में होती है समुद्री जल। अगर दूसरे नंबर पर देखें तो होती है आसक्त जल में। किसमें? आसक्त जल में, आसक्त जल में, आसक्त जल में। समुद्री जल में कितनी होती है? समुद्री जल में होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड, 1531 मीटर प्रति सेकंड। आसक्त जल में कितनी होती है? 1498 मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करते हैं गैस की, गैस में किस में होती है? हाइड्रोजन में। गैस में किस में होती है? हाइड्रोजन में। सर्वाधिक किस में होती है? हाइड्रोजन में। कितनी होती है? लगभग 1284 मीटर प्रति सेकंड ये होती है। ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में।
वायु में चाल कितनी होती है ध्वनि की? 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का कान पर प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। बात की ठोस में ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? एल्युमिनियम में। कितनी? 6420 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे नंबर पर निकेल कितनी होती है? 6015 मीटर प्रति सेकंड। द्रव की बात की तो किसमें होती है? समुद्री जल में। कितनी? 1531 मीटर प्रति सेकंड। आसक्त जल में कितनी होती है? 1498 मीटर प्रति सेकंड। गैस में हाइड्रोजन में होती है 1284 मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत सबसे अधिक टाइपिंग मिस्टेक है ये होगा मैलिक अम्ल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में अदरक में, सेब में, इमली में, नींबू में। तो सही उत्तर क्या होगा? सेब में। मैलिक अम्ल किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सेब में। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। नींबू में कौन सा होता है? नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। अगर हम और भी कुछ अम्ल देखें तो हम देखते हैं किसमें, घास में कितना कौन सा होता है? घास में कौन सा अम्ल होता है? बात करें आंसू की, आंसू में कौन सा होता है? आंसू में। बात करें नारियल की, नारियल में कौन सा होता है? नारियल। अगर हम देखते हैं पेट में कौन सा होता है? पेट में। अगर हम देखते हैं पालक में, पालक में कौन सा होता है? अगर हम बात करें घास, आंसू, नारियल, पेट, पालक, और चलो घास में होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। कौन सा? बेंजोइक अम्ल। आंसू में कौन सा होता है? आंसू में होता है सियालिड अम्ल। सियालिड अम्ल। नारियल में कौन सा होता है? नारियल में होता है लॉरिक अम्ल। लॉरिक अम्ल। लॉरिक अम्ल। पेट में गैस्ट्रिक अम्ल। गैस्ट्रिक अम्ल। पेट में होता है गैस्ट्रिक अम्ल। गैस्ट्रिक अम्ल। पालक के देखते हैं तो पालक में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। अगर हम देखते हैं किसमें, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। घास में बेंजोइक, आंसू में सियालिड, नारियल में लॉरिक, पेट में गैस्ट्रिक, पालक में ऑक्सैलिक, चींटी के डंक में फॉर्मिक। और अगर आपसे चींटी के डंक के अलावा मधुमक्खी का डंक या फिर पिच्छू का या फिर सांप का डंक किसी का भी देता है तो हर किसी में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एन.के. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? मतलब हैं, एन.के. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? 13वें, 15वें, 14वें या फिर 12वें? सही उत्तर होगा कौन सा? 15वें। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 12वें की बात करें तो सी रंगराजन। सी रंगराजन। अगर 13वें की बात करें तो विजय केलकर। विजय केलकर। विजय केलकर। अगर बात करें 14वें की तो वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी। बात आई है यहाँ पर किसकी? वित्त आयोग की। वित्त आयोग पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वित्त आयोग। वित्त आयोग। तो अगर वित्त आयोग की देखें तो वित्त आयोग
वित्त आयोग जो घोषणा हुई है वित्त आयोग को बनाने की, जो घोषणा हुई है वित्त आयोग को बनाने की, वो हुई है कब? 1951 में, 1951। और जो स्थापना हुई है वित्त आयोग की, स्थापना जो हुई है वित्त आयोग की, वो हुई है 6 अप्रैल 1952, 6 अप्रैल 1952 को, 6 अप्रैल 1952 वित्त आयोग की स्थापना होती है। अगर वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें, फर्स्ट अध्यक्ष कौन बनकर आते हैं? तो बात करते हैं हम किसकी? केसी नियोगी। अगर बात करें सेकंड अध्यक्ष की, कौन? सेकंड अध्यक्ष तो कौन है? ए.के. संथानम। कौन है? ए.के. संथानम। वित्त आयोग कैसा आयोग है? वित्त आयोग है संवैधानिक आयोग। कैसा? संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय। जब संवैधानिक निकाय है तो किसी ना किसी आर्टिकल में भी होगा, तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है 280। अनुच्छेद 280। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 280। वित्त आयोग की बात की, घोषणा होती है 1951 में, स्थापना होती है 6 अप्रैल 1952 को। पहले अध्यक्ष आते हैं केसी नियोगी, दूसरे अध्यक्ष आते हैं ए.के. संथानम। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल है 280। और 15वें अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2023 में राजस्थान में कितने और नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? अक्टूबर 2023 में राजस्थान में कितने और नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? कितने? सही उत्तर होगा 2, 3, 4, 5। कौन सा होगा? 3। राजस्थान में पहले कितने जिले थे? राजस्थान में थे पहले 50 जिले। अब कितने और ऐड हो गए? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 53। राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के सीएम को देखते हैं, गवर्नर देखते हैं। राजस्थान में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें देखते हैं। तो सीएम कौन होंगे? हाल ही में बने हैं, कौन है? भजन लाल। सीएम कौन है? भजन लाल। सीएम है कौन? भजन लाल। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की हैं 25 सीटें, राज्यसभा की हैं 10 सीटें और विधानसभा की हैं 200 सीटें। तो ये सीटें हैं। ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो था राजस्थान से संबंधित। हमने सीएम देखे भजन लाल, गवर्नर देखे कलराज मिश्र, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है। तो आप अपनी तैयारी में लगी रहिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो वक्त और हालात को लेकर रोया नहीं करते। तो ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी में बिजी रहिए। बस